नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं आधुनिक भारत के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और इसके सारे तथ्यों को देखेंगे और जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसे हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें। इससे पहले आप लोग क्या करें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा मिल सके और वो अपने आने वाले जैसे बीपीएससी है, सचिवालय सहायक है, ग्रुप डी है और भी वैकेंसी हैं जिसमें इनसे मदद मिल सके उन्हें अपने तैयारी को बेहतर करने की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा क्या है तो आज का टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। तो हम लोग आज खिलाफत आंदोलन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ था 1919 और 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत जो हमारे यहाँ चल रही थी, ब्रिटिश हुकूमत, तो उसमें दो जो है वो बहुत ही सशक्त आंदोलन जो है इस 1919 से 1922 के बीच भारतीयों के द्वारा चलाए गए। उसमें से ही एक था कौन, ये खिलाफत आंदोलन, और दूसरा कौन था तो दूसरा था असहयोग आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे आज खिलाफत आंदोलन और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो चलिए हम लोग ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था तो खिलाफत आंदोलन होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उस समय ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था और उन्होंने क्या किया था कि जो तुर्की देश था उसे विघटन करके वहाँ के जो सुल्तान थे उन्हें अपने पद से हटा दिया था। तो हम लोग देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो देखिए क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की में दो गुट लड़ रहे थे आपस में। एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ कौन था तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और इनका साथ कौन दे रहे थे तो इनका साथ दे रहे थे तुर्की। तो तुर्की किसका साथ दे रहे थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का। तो तुर्की एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, विरुद्ध में था। तो जब ये युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्त होने पे आप लोग कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र जो थे वो विजय होते हैं। तो उसी में से कौन था तो ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने तुर्की के अगेंस्ट बहुत ही कड़े फैसले लिए, बहुत ही कड़े फैसले लिए। जैसे क्या तो इन्होंने क्या किया तो तुर्की का विघटन कर दिया और वहाँ के सुल्तान जो थे तो वहाँ के सुल्तान को सारे मुसलमान क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। देखिए क्या है जब विश्व युद्ध समाप्त होते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिए विश्व और भारत के जो मुसलमान थे, ठीक है, वो तुर्की के सुल्तान को क्या करते थे तो इस्लामिक साम्राज्य मतलब उस समय जितने भी इस्लामिक कंट्री थी वो क्या करती थी, तुर्की का जो सुल्तान होता था उसे अपना क्या मानता था तो खलीफा मानता था। ठीक है, इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानता था। किसको तो तुर्क के जो सुल्तान होते थे। ठीक है, तो और ये खलीफा कौन होते थे तो ये खलीफा थे धार्मिक गुरु। ठीक है, सुल्तान जो थे वो खलीफा थे और वो क्या थे तो धार्मिक गुरु थे। ठीक है, अब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ, मित्र राष्ट्र विजय हुए। मैंने आपको बताया कि मित्र राष्ट्र विजय हुए और तुर्की के साथ क्या होता है तो एक संधि होती है। और कौन सी संधि होती है तो मई 1920 में संधि होती है। आप लोग को ये ईयर भी याद रखिएगा कि कब ये संधि होती है तो मई 1920 में संधि होती है। सोवर्स, जिसे हम लोग सेब्रे कहते हैं, कहीं कि सेब्रे की संधि लिख के आ जाती है या सोवर्स की संधि। ठीक है, तो ये संधि किसके बीच होती है तो ब्रिटेन या कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच होती है। अब इसमें क्या किया जाता है तो इस संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तुर्की को क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और खलीफा का जो पद था, ठीक है, और खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो खलीफा कौन थे तो खलीफा थे तुर्की के सुल्तान जो खलीफा कहे जाते थे। तो खलीफा का जो पद होता है उसे ये लोग क्या करते हैं तो उसे समाप्त कर देते हैं और तुर्की का विघटन कर देते हैं। अब इस बात से क्या होता है तो जो भारत के मुसलमान या फिर विश्व के जो अलग देशों के मुसलमान थे वो इन बातों से काफ़ी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि खलीफा का पद खत्म कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि तुर्की क्या था, तुर्की एक ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, भारतीय मुसलमान जो है
तुर्की का ऑटोमन एम्पायर एक तरह से कहते हैं, या ऑटोमन साम्राज्य जो था उसकी क्या करना चाहते थे भारतीय मुसलमान, तो उसकी रक्षा करना चाहते थे, या भारतीय मुसलमान चाहते थे कि तुर्की का विघटन न हो और जो खलीफा का पद है वो बरकरार रहे। तो इसलिए भारतीय मुसलमान क्या करते हैं, तो इस तुर्की के साम्राज्य की रक्षा के लिए और खलीफा के पद को फिर से क्या कहते हैं बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। तो और वही आंदोलन क्या कहलाता है, वही आंदोलन कहलाता है खिलाफत आंदोलन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो तुर्की का विघटन कर दिया गया था और वहाँ के जो सुल्तान थे, या कह सकते हैं कि उन्हें जो पद दिया गया था खलीफा का, उन्हें क्या किया जाता है, तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी के विरुद्ध भारतीय मुसलमान के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो खिलाफत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई। तो उस समय के हमारे राष्ट्रवादी नेता जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनमें से जो नाम थे वो अली बंधु, अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध दो भाई थे। दो भाई जो थे कौन कौन, तो मोहम्मद अली, ठीक है, कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे जिन्हें हम लोग अली बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। इसी नाम से वो लोग प्रसिद्ध थे। और कौन, तो मौलाना आजाद, अजमल खां तथा हसरत मुहानी। तो आप लोग को याद रखना है कौन कौन, तो अली बंधु जिसमें कौन कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हजरत मुहानी। तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक कमेटी बनाया जिसे खिलाफत कमेटी कहा गया, या आप लोग कह सकते हैं कि इन लोगों के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे क्या कहा गया, तो खिलाफत कमेटी कहा गया। आप लोग को ये नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि खिलाफत कमेटी किनके द्वारा गठन किया गया। तो आप लोग को अगर इनमें से कोई भी नाम दिखे तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन कौन से हैं। तो अली बंधु का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, मौलाना आजाद, अजमल खां और हजरत मुहानी, इनका नाम रखना याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही खिलाफत कमेटी का गठन किया था। ठीक, अब देखिए क्या हुआ था, इस कमेटी का गठन हो गया। अब 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की क्या कर सकते हैं, तो अखिल भारतीय सम्मेलन होती है। ठीक है, खिलाफत कमेटी की कब सम्मेलन होती है, अखिल भारतीय सम्मेलन, तो 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को जो अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, ये कहाँ आयोजित किया गया, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है, तो 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इस सम्मेलन में, इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार की मांग की जाती है। ठीक है, मतलब जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तु यहाँ पे भेजे जाते थे, जो अंग्रेज निर्मित वस्तु, या हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन निर्मित वस्तु थे, उसका क्या करना था, तो बहिष्कार करने की ये लोग मांग करते हैं इसी अखिल भारतीय सम्मेलन में। ठीक है, कौन सा अखिल भारतीय सम्मेलन, तो खिलाफत कमेटी का जो अखिल भारतीय सम्मेलन था। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं। आप लोग से अगर पूछ लिया जाए अखिल भारतीय कमेटी या आप लोग खिलाफत कमेटी का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो आप लोग को ये याद नाम रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, कौन करते हैं अध्यक्षता, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। और जब वो अध्यक्षता करते हैं इसका, तो इसी दौरान गांधी जी ने क्या महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में देखा कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो उसे बनाए रखने का गांधी जी ने इस को बहुत ही बड़ा अवसर समझा कि ये अवसर बहुत ही बड़ा अवसर है कि हिंदू मुस्लिम एकता जिससे और भी ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, तो और इसी में क्या किया गया, तो इसी में क्या किया गया, तो असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए उपयुक्त मंच के रूप में गांधी जी ने देखा। ठीक है, किस चीज का, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन
जो चलाया गया, तो गांधी जी ने इसी अवसर पे, कब, जब वो इस खिलाफत कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, उसी टाइम पे इन्होंने इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसी टाइम पे इन्होंने ये फील किया कि ये जो मंच है वो असहयोग आंदोलन शुरू करने का बहुत ही अच्छा मंच है। क्योंकि इसी मीटिंग में क्या किया गया था, तो बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई थी। ठीक है, आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है। अब इसी में क्या हुआ था, तो कौन हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रवादी नेता कह सकते हैं, कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने क्या किया था, तो खिलाफत आंदोलन जो उस समय चल रहा था उसमें क्या किया, तो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को जोड़ने के विरोधी थे। गांधी जी क्या किए कि ये खिलाफत आंदोलन को एक तरह से देश, या कह सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रीय आज़ादी से इसको जोड़ रहे थे, स्वतंत्रता से जोड़ रहे थे। लेकिन जिन्ना जो थे इसके खिलाफ थे, उन्होंने इस चीज से मना किया था कि आप इसे स्वतंत्रता आंदोलन से ना जोड़ें। और उन्होंने गांधी जी को एक सलाह दी थी, और वो सलाह क्या थी, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि राजनीति में धर्म को न लाएं। ठीक है, राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह किसने दी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। ये हम लोग से अक्सर अगर पूछ लिया जाए कि किसने कहा था या किसने सलाह दिया था कि धर्म को राजनीति में न लाएं, गांधी जी को किसने सलाह दिया था, तो ये सलाह मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कि धर्म को जो है राजनीति में न लाएं। तो आप लोग से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन किस तरह का आंदोलन था। तो ये जब शुरू हुआ था तब तो ये क्या था, ये एक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, तो धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन आप लोग इसे कह सकते हैं कि ये हो जाता है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन में एक और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उस समय के, खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय, आप लोग को ये नाम याद रखना है। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था कि इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इस खिलाफत आंदोलन में आए, शामिल हो। तो आप लोग से ये पूछ लिया जाता है कि किन्होंने खिलाफत आंदोलन का एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध किया था कांग्रेस की भागीदारी को लेके, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था कि कांग्रेस की भागीदारी का विरोध कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, अब एक और हमारे उस समय के राष्ट्रवादी नेता कौन थे, तो हकीम अजमल खां। आप लोग से ये नाम पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अजमल हकीम खां खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या था, तो हाजिक उल मुल्क, ठीक है, हाजिल उल मुल्क की पदवी जो उन्हें दी गई थी, किन्हें, तो हकीम अजमल खां को कौन सी पदवी दी गई थी, हाजिक उल मुल्क की पदवी जो दी गई थी वो खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या करते हैं, तो त्याग देते हैं। कौन सी पदवी, हाजी उल मुल्क की पदवी कौन त्यागते हैं, तो हजरत, कौन त्यागते हैं, ये हाजी उल मुल्क की पदवी, तो ये हकीम अजमल खां के द्वारा इसकी पदवी त्याग दी जाती है। जो उन्हें कब मिलनी थी, तो उन्हें 1908 में दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा कब दिया गया था, 1908 में किस चीज की पदवी दिया गया था, तो हाजिक उल मुल्क की पदवी दिया गया था। किसे दिया गया था, तो हकीम अजमल खां को, और खिलाफत आंदोलन के दौरान इन्होंने ये पदवी त्याग दी थी। ठीक है, अब देखिए उसी समय के एक और हमारे राष्ट्रवादी नेता कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि हम लोग से पूछ लिया जाता है कि कौन थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे दिल्ली के जामा मस्जिद में भाषण दिया था। ठीक है, तो हमारे स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, ये पॉइंट काफी जरूरी है क्योंकि आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता पे किन्होंने भाषण दिया था, तो हिंदू मुस्लिम एकता पे स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। लगभग 30,000 लोग उस समय मौजूद थे। कहाँ, तो दिल्ली के जामा मस्जिद में। आप लोग से ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ दिया गया, उनके द्वारा कहाँ संबोधन किया गया था इन लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता पे, तो कहाँ किया गया था, तो दिल्ली के जामा मस्जिद। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, दिल्ली के जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा क्या किया गया था,
तो लगभग 30,000 लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता पे संबोधन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि जब मुस्लिम के हित खतरे में हो, ठीक है, जब मुस्लिम का हित जो है वो खतरा में हो, तब हिंदू, ठीक है, हिंदू उनसे दूर रहे। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था कि जब मुस्लिम का हित जो है वो खतरे में हो और उस समय अगर हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ या कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग से एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि किन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम के हित जो है वो खतरे में है और हिंदू उनसे दूर रहे तो ऐसे में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट, और भी पॉइंट है जिसे हम लोग देखते हैं, और वो क्या है? तो जून 1920 में क्या हुआ था कि खिलाफत कमेटी का एक बैठक हुआ था, कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, देखिए जून 1920 में कब हुआ था? आप लोग को ये याद रखना है, कब? जून 1920 में खिलाफत कमेटी का बैठक कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का बैठक जो है वो कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, अब इलाहाबाद में जो इसका बैठक हुआ, कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में ये सम्मेलन होता है और इसमें क्या थे? तो गांधी जी जो थे वो गांधी जी को क्या किया जाता है? तो गांधी जी को सौंपा जाता है कि आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ करें। गांधी जी से क्या कहा जाता है इसी मीटिंग में, इसी सम्मेलन में, कि आप असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ करें, और गांधी जी को इस आंदोलन का क्या किया जाता है? तो नेतृत्व सौंपा जाता है। किसका? तो असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का इसी सम्मेलन में क्या होता है? तो गांधी जी को नेतृत्व सौंपा जाता है कि आप असहयोग आंदोलन चलाइए। और क्या होता है कि इसके तुरंत बाद क्या होता है? तो कलकत्ता में एक विशेष क्या होता है? कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है। किसका? तो कांग्रेस का। आप लोग को पता होगा, कोलकाता में विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन किसका होता है? तो कोलकाता में विशेष अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कहाँ? कोलकाता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। कौन सा अधिवेशन? तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? लाला लाजपत राय। और इसी में क्या होता है? तो गांधी जी के द्वारा एक यह प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो असहयोग आंदोलन का। ठीक है, और इसमें उस गांधी जी के द्वारा क्या होता है? तो प्रस्ताव लाया जाता है जिसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और बाद में नागपुर अधिवेशन में उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ था कि ये जो घटना हुई थी, खिलाफत आंदोलन और कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो घटना हुई थी, इस दौरान इसको क्या किया गया था? एक व्यक्ति थे, कौन थे? एक व्यक्ति कौन थे? एचिंसन। कौन?
एचिंसन, ठीक है। एक व्यक्ति थे एचिंसन, और इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था, एचिंसन ने क्या कहा था, एचिंसन ने कहा था कि इस मिसाल में, ठीक है, इस मिसाल में हम मुस्लिमों को ठीक है, इस मिसाल में हम मुस्लिम को हिंदू से भिड़ा नहीं सके, ठीक है। इस मिसाल में हम मुस्लिम को हिंदू से भिड़ा नहीं सके, या यूं कह सकते हैं कि इनका जो ये यहाँ पे सुधार लीजिएगा, इस मिसाल में हम मुस्लिम को हिंदू से भिड़ा नहीं सके, ठीक है। तो ये किन्होंने कहा था, एक व्यक्ति थे, कौन, एचिंसन, ठीक है। ये कौन थे, एचिंसन। एचिंसन ने क्या कहा था कि इस मिसाल में हम मुस्लिम को हिंदू से भिड़ा नहीं सके, मतलब हिंदू मुस्लिम की जो एकता इसमें बनी थी, ये बहुत ही क्या थी, बहुत ही मजबूत एकता थी। तो इस मामले में गांधी जी ने भी कहा था कि आने वाले 100 सालों में भी इस तरह की एकता नहीं हो सकती। तो और एचिंसन ने भी क्या कहा कि हम लोग इस मामले में क्या किए, तो हिंदू मुस्लिम को भिड़ा नहीं सके, ठीक है। अब इसी समय क्या हुआ था, तो केरल में एक आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन का नाम क्या था, तो उस आंदोलन का नाम था मोपला आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन था, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन भी इसी टाइम पे चल रहा था, और ये मोपला आंदोलन आप लोग कह सकते हैं कि ये 1921 में हुआ था। तो ये मोपला आंदोलन में क्या हुआ था, तो मोपला आंदोलन कहाँ चल रहा था, एक तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये केरल में, ठीक है, ये केरल में हुआ था मोपला आंदोलन। अब ये क्यों चल रहा था मोपला आंदोलन, तो उस समय क्या थे, तो ये काश्तकारों का आंदोलन था। उसमें क्या था, तो जमींदार जो थे वहाँ के, वो क्या कर रहे थे, तो मनमाने ढंग से क्या कर रहे थे, लगान वसूल रहे थे, और बेदखली को लेके ये चल रहा था। बेदखली से मतलब ये है कि जमींदार जब चाहते थे, जिसको चाहते थे, उसे क्या करते थे, जमीन जो है वो वापस ले लेते थे, ठीक है। तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, इसीलिए कहते हैं कि बेदखली का मामला था। और लगान का मामला था, लगान का मामला था कि मनमाने ढंग से जितना मन चाहे उतना लगान वसूल करते थे, कौन, तो जमींदार। तो इसी को लेके ये जमींदार के विरुद्ध ये क्या था, तो आंदोलन था, ठीक है। अब हम लोग ये आंदोलन आखिर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि क्या हुआ था कि ये आंदोलन तो चल ही रहा था, और इसी दौरान कौन सा चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन काफी व्यापक रूप से फैल चुका था, और ये आंदोलन भी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पांव पसार रहे थे। तो इसी दौरान क्या होता है, तो जब ये मोपला आंदोलन की जो बैठकें होती हैं और खिलाफत आंदोलन की जो बैठक होती है, तो उसमें क्या होता है कि मोपला की बैठक एक्चुअली समझ में नहीं आती है कि वो खिलाफत की बैठक चल रही है या मोपला की बैठक चल रही है। दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक तो कब हुई थी, तो 1921 में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का शाखा कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन की शाखा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन का शाखा कहा जाता है, किसे, मोपला आंदोलन को। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि खिलाफत आंदोलन की शाखा कौन सा आंदोलन था, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा था कौन सा, तो मोपला आंदोलन। और मोपला आंदोलन कहाँ चल रहे थे, तो केरल में चल रहे थे, ठीक है। और
कौन चला रहा था? तो कष्टकार, जो वहाँ के कष्टकार थे, मोपला आंदोलन में जो वहाँ केरल के जो कष्टकार थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था। किसके विरुद्ध? तो जमींदार के विरुद्ध चलाया जा रहा था और 1921 में चलाया जा रहा था। और इसे क्या कहते हैं? तो खिलाफत आंदोलन का शाखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये खिलाफत आंदोलन आखिर क्यों, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्यों बंद हो गया या क्यों खत्म हो गया। तो क्या हुआ था 1924 में, ठीक है, 1924 आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि खिलाफत आंदोलन कब खत्म हुआ। तो ये कब था? तो 1924, ठीक है। 1924 ईस्वी में क्या होता है? तो 1924 ईस्वी में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, या समाप्त हो जाता है। और क्यों समाप्त होता है? क्योंकि जब उस समय क्या था, तुर्की में कमाल पाशा, तुर्की में क्या हुआ था? तुर्की में कमाल पाशा, ठीक है, तुर्की में क्या था? तो कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। ठीक है, अब तुर्की में क्या हुआ? नया सरकार आ गया कमाल पाशा के नेतृत्व में और इन्होंने खलीफा का पद समाप्त करने का निर्णय दे दिया। अब इन्होंने क्या किया? तो कमाल पाशा का जो नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है क्या? तो खलीफा का पद समाप्त कर ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया? तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। अब जब खलीफा का पद वहां के सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन जो है वो अपने आप कह सकते हैं कि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। तो फिर हम लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर दें, और आप लोग को अगर थोड़ी सी भी इसे याद रखने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग एक बार सीरियली फिर से देख लें, ताकि आप लोगों को क्या होगा कि एक कहानी की तरह इसे याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और आने वाले एग्जाम में अच्छी और बेहतर तैयारियां हो सके। तो चलिए ठीक है, आप लोग हमारे इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, ताकि हमारी अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप आने वाले एग्जाम में बेहतर तैयारियाँ कर सके। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।